सो बैटल थ्रू द हेवंस के एक और मजेदार नोवेल एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। और ये एपिसोड होने वाला है बहुत ज्यादा मजेदार, क्योंकि इसमें 3 सेक्ट अलायंस और जामा एम्पायर इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू होने वाला है। फिर हम जानेंगे 3 बीस्ट सैवेज स्किल के बारे में। सो वॉच टिल द एंड। पिछले एपिसोड में जियान ने यूमे को अपनी पहली मुलाकात के बारे में याद कराता है। ये याद करके यूमे जियान की तरफ पॉइंट करती है और कहती है तुम वही हो। तो जियान पूछता है क्या कमांडर यूमे को अब मेरा चेहरा याद आ गया। ये सुन के यूमे अपनी सिचुएशन में वापस आती है। उसने अपनी लाइफ में ये कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान को उसने भगा के मारा था वो आज दोवांग कल्टिवेटर्स को एकदम कीड़ों की तरह मसल सकता है। वो फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे उसे याद आता है कि जियान तब बस 2 शी लेवल का था। उसकी कल्टिवेशन इतनी स्पीड से कैसे इंक्रीज हो सकती है। जब वो अपने पुराने बिहेवियर के बारे में सोचती है जो कि उसने जियान के साथ किया था, ये बात सोच के वो 2 स्टेप पीछे लेती है। वो एक कॉशन भरी आवाज में कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो, क्योंकि पहले यूमे ने जियान को तब तक चेज किया था जब तक उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अगर गोहे का ग्रुप जियान को बचाने के लिए नहीं आता तो शायद जियान को ऑलरेडी ये कैप्चर कर चुकी होती। तो इस वजह से उसे और ज्यादा चिंता होती है कि कहीं जियान इससे बदला तो नहीं लेगा। यूमे की ऐसी हालत को देख के जियान एक स्माइल पास करता है। वो कहता है रिलैक्स कमांडर यूमे, मैं जियान एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जो किसी को माफ न कर सके। अपने पुराने मैटर्स को तो मैं कब का भूल चुका हूँ। ये सुन के यूमे एक रिलीव्ड सांस लेती है, लेकिन नेक्स्ट मूवमेंट में वो एक सरप्राइज के साथ कहती है कि तुम्हारा नाम जियान है। पक्की बात है तुम्हारा नाम जियान है, क्योंकि यूमे काफी टाइम से याना लाइंस के साथ एनिमीज से फाइट कर रही थी। तो उसे ये अच्छे से पता था कि याना लाइंस का चीफ एक बहुत ही यंग मैन है और उसका नाम भी जियान है। वो जियान से पूछती है कि तुम याना लाइंस के चीफ हो। ये सुन के जियान सिंपली नॉड कर देता है। अब यूमे तो एक गहरे शौक में जा चुकी थी। वो बड़बड़ाते हुए कहती कि ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है कि कुछ साल पहले जो बंदा बस 2 शी लेवल का था आज वो जामा एम्पायर के सबसे पावरफुल फैक्शन का लीडर है। जियान हंसते हुए कहता है कि मैं याना लाइंस का ओनर तो नहीं हूँ, मैंने तो बस कुछ फैक्शंस को लेकर एक साथ खड़ा कर दिया है। ये सुन के यूमे अपने मन में सोचती है कि जितनी आसानी से जियान ने इस बात को बताया था उतना आसान तो है नहीं। अलग अलग फैक्शंस को एक एम्पायर में साथ में खड़ा करना कोई आम बात नहीं है। वो जियान की तरफ देखते हुए कहती है लेकिन तुम एक बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल चीफ हो। तुम्हारे एम्पायर में इतना बड़ा कांड हो गया और लेकिन तुम्हारे कानों कान खबर ही नहीं पहुंची है। अगर मेरी क्वीन डोजोंग लेवल तक नहीं पहुंची तो शायद जामा एम्पायर अभी तक पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुका होता। जियान यूमे के डाउट को बिल्कुल समझ सकता था। वो कहता है कि मैं इस बार रिट्रीट के लिए गया था और जब मैं बाहर आया तो जामा एम्पायर में ऑलरेडी इतना बड़ा इवेंट हो चुका था। वो एक स्टर्न फेस के साथ कहता है कि बताओ अभी रिसेंटली कंडीशन क्या है। यूमे एक ग्लूमी फेस के साथ कहती है कि बहुत खराब कंडीशन है। कुछ समय पहले हमारी क्वीन और पॉइजन सेक्ट के लीडर के बीच में फाइट हुई थी। इस फाइट में दोनों के दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। इस वजह से पॉइजन सेक्ट का लीडर भी रिकूपरेट कर रहा है। वो कहती है कि हो सकता है हमारी क्वीन को भी कुछ इंजरीज को फेस करना पड़ा हो, लेकिन उनके पास इतना टाइम ही नहीं था। जैसे ही वो वाली फाइट खत्म होती है तभी 3 सेक्ट अलायंस ने हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। इस वजह से क्वीन मेडुसा को सबसे सामने फ्रंट फोर्ट्रेस को संभालना पड़ रहा है। वो कहती है कि ये बात तो है कि इस बार पॉइजन सेक्ट के लीडर ने फाइट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन म्यूलन सेक्ट के 3 एल्डर्स जो कि 3B सैवेज स्किल को यूज करते हैं और उनके साथ वो यनलू सेक्ट का लीडर जो कि एक एलीट डोजोंग है, इन दोनों को के लिए हमारी क्वीन मेडुसा को संभालना पड़ रहा है। इस वजह से ऐसा हो सकता है कि हमारी क्वीन को इस बार और भी ज्यादा इंजरीज को फेस करना पड़े। ये सुन के जियान का फेस भी काफी ज्यादा ग्लूमी हो चुका था, क्योंकि क्वीन मेडुसा जामा एम्पायर की तरफ से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है और अगर उसे कुछ हो जाता है तो जामा एम्पायर सच में पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। यूमे एक सीरियस मैनर में बोलती है यहाँ पे सिर्फ पीके एक्सपर्ट की बात नहीं है, हमारी साइड से एलीट डोजोंग और डो हुआंग इन दोनों की काफी ज्यादा कमी पड़ रही है, क्योंकि दूसरी साइड 3 एम्पायर से मिले हुए 3 सेक्ट अलायंस है और उनके पास दो हुआंग और दो वांग काफी ज्यादा अमाउंट में है। हम बेयरली उनके अटैक्स को ब्लॉक कर रहे हैं। अब बस फाइट इस पे डिपेंड करती है कि पीक एक्सपर्ट्स में कौन जीतने वाला है। वो एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ कहती है कि जामा एम्पायर की साइड बस हमारी क्वीन है जो कि एक एलीट डोजोंग है और जबकि दूसरी साइड 3 एलीट डोजोंग है। अगर हमारी क्वीन वो लो यंटियन और उन 3 एल्डर से फाइट नहीं कर पाती है तो जामा एम्पायर इस बार सच में बहुत बड़ा खतरा फेस करने वाला है। ये कहने के एंड में यूमे का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा डार्क हो चुका था, क्योंकि इस बार जामा एम्पायर से उनकी स्नेक ट्राइब के लोगों की भी डोरी बंधी हुई थी। अगर जामा एम्पायर इस फाइट में हार जाता है तो उनकी स्नेक ट्राइब के लोग भी ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे और जिसके बाद यूमे के ट्राइब्समैन स्लेव्स के रूप में बेचे जाएंगे। ये सोच के यूमे का एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डार्क होता जा रहा था। ये सुन के जियान एक नॉड करता है और ऊपर की तरफ देखता है। वो कहता है 3 डोजोंग, ये सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है। वो यूमे से एक डीप वॉइस में कहता है कि चलो मुझे ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस की तरफ ले चलो। ये सुन के यूमे काफी ज्यादा सरप्राइज तो नहीं हुई थी। वो जियान को उसे फॉलो करने के लिए बोलती है। जाने से पहले वो बोलती है तुम अगर फाइट में इंक्लूड हो भी जाओगे तब भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक और 2 हुआंग के ऐड होने से डोजोंग फाइट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला अनलेस तुम्हारे पास 3B सैवेज स्किल्स जैसी टेक्निक्स हो। अब यूमे के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कुछ भी नहीं पता था जियान के बारे में। ना वो ये जानती थी कि उसके पास फ्लेम मंत्रा जैसी खतरनाक टेक्निक है, ना उसे इसकी जानकारी थी कि जियान के पास 3 हेवनली फ्लेम्स हैं। ये सुन के जियान बस थोड़ी सी स्माइल करता है। वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि लिटिल गर्ल नीचे नहीं आओगे तुम। ये सुन के यूमे काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि उसे कहीं भी किसी का ऑरा फील नहीं हो रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक छोटी सी लड़की ऊपर से नीचे
आती है। यूमे इस क्यूट गर्ल को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, लेकिन उसका सरप्राइज तब डलनेस में चेंज हो जाता है जब वो उसके पीछे डोची विंग्स को देखती है। वो कहती है ये भी एक एक्सपर्ट दो वांग है, क्योंकि अगर जियान की कल्टीवेशन स्पीड को वो आउटस्टैंडिंग बोल रही है तो फिर हमारी लिटिल जिया की कल्टीवेशन स्पीड के बारे में तो उसके पास वर्ड ही नहीं थे। और उसका ये थॉट कंफर्म हो जाता है अगली जिया के सेंटेंस में। जिया जो कि अभी भी हवा में थोड़ा सा ऊपर फ्लोट कर रही थी, वो यूमे की तरफ ऐसे देखती है जैसे मेरा ट्यूशन टीचर मेरी तरफ देखता था। जिया कहती है कि मैंने अभी रैंक 6 यानी कि 2 हुआंग में ब्रेक थ्रू किया है, थैंक यू। जियान यूमे की तरफ से रिलाते हुए कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, ये ऑलरेडी एक पहले से ही मैजिकल बीस्ट है, तो इसकी एज भले ही कम लग रही हो लेकिन है नहीं ऐसी बात। ऑलराइट, हमें तुम ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस की तरफ ले जाओ, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि तुम्हारी स्टोरी के अनुसार उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब लग रही है। जियान की बात सुन के यूमे थोड़ी सी अपने डल एक्सप्रेशन से बाहर आती है, क्योंकि अगर इतनी कम एज में जिया एक 2 हुआंग बन जाती तो शायद यूमे को अपना सर दीवार में मार मार के मर जाना चाहिए। लेकिन यूमे एक डाउट के साथ कहती कि क्या एक मैजिकल बीस्ट को इंसान में ट्रांसफॉर्म होने के लिए लेवल 7 होने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर उसे एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल को खाने की जरूरत पड़ती है। खैर उसके पास ये सब सोचने का इतना ज्यादा टाइम नहीं था, थोड़े से रेस्ट की वजह से उसने अपनी थोड़ी सी दुई को रिकवर भी कर लिया था। जियान जाने से पहले कहता है काइलिन थोड़ा सा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस जामा एम्पायर के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में था और वो आसपास के 500 किलोमीटर में सबसे ज्यादा ग्रैंड फोर्ट्रेस था। जब से ये फोर्ट्रेस बना था तब से कई बैटल्स को ये विटनेस कर चुका था, लेकिन कोई भी बैटल इस फोर्ट्रेस को अभी तक गिरा नहीं पाई थी। इससे हम इस फोर्ट्रेस की स्टेडीनेस के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। करेंटली ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस एक ऐसी जगह बन चुका था जहाँ पे जामा एम्पायर और 3 सेक्ट अलायंस के बीच में एक डिसाइडिंग बैटल लड़ी जा रही थी। और खासकर आज एक ऐसा दिन था जिस दिन सबसे ज्यादा बड़ी बैटल लड़ी जानी थी, और इस वक्त सबकी नजर बस क्वीन मेडुसा के ऊपर थी, क्योंकि अगर क्वीन मेडुसा अभी भी अनडिफीटेबल रहती है तभी बस जामा एम्पायर का जीतने का कोई चांस है। इसलिए आज की बैटल ये डिसाइड करेगी कि जामा एम्पायर रहेगा या नहीं। अगर हम बात करें ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस की, तो वो जामा एम्पायर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफेंसिव लाइन थी, और यही रीजन था जिसकी वजह से अभी तक वो 3 सेक्ट अलायंस जामा एम्पायर को पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर पाई थी। ये इतना ज्यादा स्टडी था कि एक 2 हुआंग के अटैक्स को आराम से झेल सकता था। इस वक्त इस फोर्ट्रेस पे बहुत सारे सोल्जर्स इकट्ठे हुए थे। हम कई सारे बहुत बड़े बड़े बैलिस्टास को भी देख सकते हैं, जिसमें एक नॉर्मल इंसान के पैर जितने थिक एरोज लोडेड थे। इस वक्त सारे के सारे सोल्जर्स एकदम बैटल रेडी लग रहे थे। अगर 3 सेक्ट अलायंस इस डिफेंसिव लाइन को फोर्सफुली अटैक करती है तो ये बात पक्की है कि उन्हें भी काफी ज्यादा ब्लड शेड का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त जामा एम्पायर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 10 फिगर्स इस फोर्ट्रेस वॉल के मिडिल पे खड़े हुए थे। सामने हमें एक बहुत बड़ी आर्मी को आते हुए देख सकते हैं जो अलग अलग तरीके के फ्लैग्स को लेके आ रहे थे। हमें उनके बड़े बड़े झंडों को देख के समझ में आता है कि वो 3 सेक्ट अलायंस की मिलिट्री फोर्स थी। इतनी बड़ी आर्मी को देख के कई लोगों का मोरल डाउन हो जाता है, लेकिन उनके दिमाग में जो सबसे ज्यादा चीज प्रेशर डाल रही थी वो उस आर्मी में छिपे हुए 3 एलीट डाओजोंग वॉरियर्स थे। क्योंकि हम एक स्ट्रॉन्ग फाइटर के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक 2 हुआंग लेवल का वॉरियर इजिली 10,000 लोगों से फाइट कर सकता है, और इसी रीजन की वजह से इस कॉन्टिनेंट में जो स्ट्रॉन्ग लोग होते थे उनकी रेपुटेशन राजाओं से भी ज्यादा होती थी, और ये रूल पूरी की पूरी दुई की कॉन्टिनेंट में लागू होता था। हाइवोदोंग आगे देखते हुए एक डीप आवाज में कहते हैं कि इस बार यनलुओटियान और म्यूलन वैली के वो 3 एल्डर्स आए हैं। अब भले ही इस बार पॉइजन सेक्ट का लीडर यहाँ पे ना हो, फिर भी सामने वाली आर्मी की पीक स्ट्रेंथ 2 दोजोंग लेवल के फाइटर्स की है। करेंटली हाइवोदोंग ऑलरेडी 2 हुआंग के पीक पे पहुंच चुके थे। अभी हम उनकी स्ट्रेंथ को बिल्कुल जाओलाओ से कंपेयर कर सकते हैं। वो सिर्फ एक स्टेप दूर थे दोजोंग बनने से, लेकिन कई लोगों को ये एक स्टेप लेने में पूरी पूरी जिंदगी लग जाती थी, और यही सेम केस होने वाला था हाइवोदोंग के लिए अगर उन्हें कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, क्योंकि दुई की कॉन्टिनेंट में ऐसे कई लोग थे जो 2 हुआंग के पीक पे रुक चुके हैं और उनकी पूरी लाइफ वो वहीं बने रहे। अब भले ही हाइवोदोंग 2 हुआंग के पीक पे पहुंच गए हो, लेकिन आखिरकार एक 2 हुआंग ही रहेगा, क्योंकि एक 2 हुआंग के लिए इम्पॉसिबल टास्क है कि वो एक दोजोंग को चैलेंज करे। जियान को हम ऑफ कोर्स एक एक्सेप्शन मान सकते हैं, क्योंकि उसके पास फ्लेम मंत्रा, हेवनली फ्लेम्स और गॉड सी स्किल्स जैसी टेक्निक्स थी। शाओली जो कि अपनी व्हील चेयर में बैठा हुआ था, वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी सेकंड ब्रदर को इस खबर के बारे में बता दिया है, लेकिन अगर वो आ भी जाए तब भी इस फाइट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि शाओली को पता था कि इस बार उसका पला 3 दोजोंग लेवल के फाइटर से पड़ा है। वो क्वीन मेडुसा की तरफ देख के कहता है कि क्वीन, क्या आपकी सारी इंजरीज हील हो चुके हैं? अब शायद शाओडिंग की जियान की रिलेशनशिप की वजह से क्वीन मेडुसा के कोल्ड फेस पे एक वार्मनेस आ जाती है। क्वीन मेडुसा कहती है कि मैंने यान अलायंस की दी हुई उन पिल्स को ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है। हालांकि मेरी फाइटिंग स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक हो गई है, लेकिन कोई सीरियस इंजरीज नहीं है। ओके, सो बड़े भाई का नाम शाओडिंग था, आई एम सॉरी फॉर दैट। शाओडिंग कहता है कि पिछला टाइम आपके लिए काफी ज्यादा टफ रहा है। ये बात सुन के क्वीन मेडुसा कहती है कि मैं अपनी स्नेक ट्राइब के बारे में भी सोच रही हूँ। अब क्योंकि हम एक सेम वोट में फ्लोट कर रहे हैं, तो अगर जामा एम्पायर की आर्मी हारती है इसका इफेक्ट हमारी
स्नेक ट्राइब पे भी पड़ेगा। वो मैजिकल बीस्ट माउंटेन की तरफ देख के कहती है कि क्या तुम अभी भी रिट्रीट से बाहर नहीं आए हो? अगर तुम और ज्यादा टाइम लगा दोगे तो हो सकता है ये जामा एम्पायर सच में डिस्ट्रॉय हो जाए। शाओडिंग ऑफ कोर्स क्वीन मेडुसा की इन आंखों को समझ सकता था। वो कहता है कि जाने क्यों थर्ड ब्रदर को इतना ज्यादा टाइम लग गया है। अब उसे रिट्रीट में गए हुए ऑलरेडी 1 साल हो चुका है। शाओडिंग के वर्ड सुन के साइड में से हाइबोदोंग की आवाज आती है कि इस छोटे से शैतान को इस तरीके के गेम्स खेलना पसंद है और अगर इसने इस बार आने में ज्यादा टाइम लगा लिया तो याना लाइंस तो पक्का फिनिश होने वाली है। क्वीन मेडुसा की आंखों में हम एक डेंस चिल को पास होते हुए देख सकते हैं। वो कहती है कि हमें बस थोड़ी देर तक और होल्ड करना होगा। एक बार जियान वापस आ जाएगा तो हमारी सिचुएशन बेटर हो जाएगी। आफ्टर ऑल भले ही वो एक दो हुआंग हो लेकिन अपनी कल्टीवेशन टेक्निक्स का यूज करके वो एक एलीट डोजोंग से भी फाइट कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो हमारी साइड भी 2 डोजोंग लेवल के फाइटर्स होंगे और उस वक्त ये 3 सेक्ट अलायंस भी हमला करने से पहले 100 बार सोचेगी और अगर मुझे मरना भी पड़ा तब भी मैं उन लोगों के 1-2 को साथ लेके मरूंगी। पीछे से जाश इंडियन की आवाज आती है कि इसी बात से तो 3 सेक्ट अलायंस डरती है, इस वजह से ही अभी तक वो लोग तुम्हारे साथ डेथ मैच के लिए रेडी नहीं हुए हैं। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि वो लोग काफी ज्यादा तैयारियों के साथ आए हैं। ये सुन के क्वीन मेडुसा नॉड करती है लेकिन जब वो कुछ बोलने वाली होती है तभी सामने से ड्रम की आवाज आती है। ये आवाज सुन के क्वीन मेडुसा का एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि सामने वाले वो अपने अटैक्स को करना शुरू करने वाले थे। थोड़ी देर बाद ये पूरी की पूरी जमीन हिलने लगती है क्योंकि सामने की पूरी आर्मी जामा एम्पायर की तरफ चार्ज करते हुए आ रही थी। ये देख के शाओडिंग का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सोलम हो जाता है। वो एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि सारे के सारे दोवांग अपनी अपनी जगह ले लो, किसी भी अपोनेंट दोवांग को इस लाइन को क्रॉस मत करने देना। शाओडिंग कहता है कि एवरीवन, आज जामा एम्पायर और स्नेक ट्राइब का पूरा सर्वाइवल इस फाइट पे डिपेंडेंट है, इस वजह से आज पूरे जोर और जान से लड़ना है। ये सुन के सारे सोल्जर्स एकदम रेडी हो जाते हैं। हम सामने एक बहुत बड़ी भीड़ को आते हुए देख सकते हैं। दूर से ऐसा लग रहा था ये कोई माउंटेन बीस्ट का ग्रुप है। जामा एम्पायर की तरफ से डिफेंड कर रहे सोल्जर्स का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद वो अटैकर्स क्लियर हो जाते हैं। अब हम कई लोगों को उनके दुई की विंग्स के साथ देख सकते हैं। उन सबके फेस पे एक कोल्ड स्माइल थी। तभी एक काफी ज्यादा पावरफुल आवाज आती है। वो कहता है कि ये काफी अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुम्हारा जामा एम्पायर अभी भी इतना स्टबर्न बिहेव कर रहा है। तुम एक्चुअली हमारे 3 सेक्ट अलायंस के सामने 1 साल तक टिक सके। अब भले ही तुम इस फाइट में हारने वाले हो लेकिन तुम्हारी रेपुटेशन तो चारों तरफ फैल चुकी है। ये आवाज सुन के क्वीन मेडुसा और बाकी के लोगों के फेस एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं बिकॉज ये आवाज येलो टियान की थी। इस आवाज के बाद हम अपोनेंट आर्मी में एक गोल्डन ग्लो को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। जब वो गोल्डन लाइट फेड होने लगती है तो हम देखते हैं कि इंसान को जिसके पीछे काफी वाइड गोल्डन विंग्स थे। येलो टियान को देख के उसकी पूरी आर्मी चीयर करने लगती है। क्लियरली उन लोगों के बीच में येलो टियान की काफी ज्यादा रेपुटेशन थी लेकिन हमारी क्वीन डजंट गिव अ डैम अबाउट दिस कॉकरोच। वो अपनी स्टाइल में कहती कि तुम एक सिर्फ 2 स्टार डोजोंग हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है कि तुम इस क्वीन के सामने एटीट्यूड दिखाओ। ये सुन के येलो टियान एक कोल्ड स्माइल के साथ कहता है कि मुझे ये क्लियरली पता है कि मैं तुमसे अकेले नहीं जीत सकता हूँ, इस वजह से मैं तुमसे अकेले फाइट भी नहीं करने वाला। और जब येलो टियान की आवाज खत्म होती है तभी हम 3 लाइट रेस को फ्लैश होता हुआ देख सकते हैं। एक ओल्ड मैन की आवाज आती है कि तुम क्वीन मेडुसा अपनी रेपुटेशन को बिल्कुल डिजर्व करती हो और तुमसे मुझे आज फाइट करने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा सम्मान की बात है। इस आवाज को सुन के क्वीन मेडुसा का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। वो एक डीप आवाज में कहती है, म्यूलन वैली 3 एल्डर्स जो 3 ओल्ड मैन अपीयर हुए थे वो ग्रीन कलर की रोब्स को पहने हुए थे। हम उनकी ग्रीन रोब्स पे एक लॉयन, एक टाइगर और एक बियर को देख सकते हैं लेकिन ये कोई नॉर्मल पेंटिंग जैसे नहीं थे। जब भी कोई इन बीस्ट की तरफ देखता तो ऐसा लगता कि वो रियल में उनकी तरफ घूर रहे हैं। ऑल्दो इन तीनों की चीफ फ्लक्चुएशन सिर्फ 2 हुआंग के पीक की थी लेकिन इस वक्त क्वीन मेडुसा के फेस पे काफी ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशन आ चुका था क्योंकि ये तीनों एल्डर्स एक खतरनाक स्किल को प्रैक्टिस करते थे जिसका नाम था 3 बीस्ट सैवेज स्किल और जिससे इनकी फाइटिंग स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती थी कि वो किसी डोजोंग से भी फाइट कर सकते थे। इन तीनों को देख के हाइबोदोंग का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा अगली हो गया था। वो कहता है कि डैम इट, इन तीनों की काफी ज्यादा रेपुटेशन है, उसके बाद भी ये हमें अपने नंबर्स को लेकर सताने के लिए आ चुके हैं। इस वक्त जाशिंग टियान का एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा डार्क था। वो हाइबोदोंग की तरफ देख के कहता है कि चलो क्यों ना हम भी क्वीन मेडुसा की हेल्प करें, आकर हम उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम तो बाई कर ही सकते हैं। ये सुन के शाओडिंग काफी ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशन में आके कहता है कि आप दोनों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप दोनों भी फाइट करने के लिए चले जाएंगे तो उनकी तरफ से ऑल आउट हमला होना बिल्कुल पक्का है और उस वक्त हमारी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। ये सुन के हाइबोदोंग कहते हैं कि तो क्या हम बस यहाँ पे देखते रहे। ये सुन के शाओडिंग एक सैड स्माइल के साथ कहता है कि हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। आई होप क्वीन मेडुसा तब तक के लिए उन लोगों को होल्ड कर सके। ये सुन के हाइबोदोंग और जाशिंग टियान काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। वो क्लियरली इस बार काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में थे क्योंकि इस बार
अपोनेंट्स के पास 2 हुआंग और 2 वांग, इनकी बिल्कुल भी कमी नहीं थी। साइड से हम फामा की आवाज सुनते हैं। वो कहता है कि अगर अभी जियान यहाँ पे होता तो काफी अच्छा होता, क्योंकि वो कम से कम येनलू और टियान या फिर उन 3 एल्डर्स में से किसी को तो रोक ही सकता था। और तब तक क्वीन मेडुसा के पास काफी ज्यादा चांसेस थे कि वो किसी को हरा के उसकी हेल्प कर पाए। ये सुन के शाओडिंग और बाकी के लोग बस अपने सिर ही हिला सकते थे, क्योंकि इस वक्त जियान की कोई भी खबर उनके पास नहीं थी। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वो अभी रिट्रीट से बाहर आया है कि नहीं। तभी येनलू टियान की आवाज आती है। वो कहता है कि क्वीन मेडुसा तुम बिल्कुल भी वीक नहीं हो, अब हमें इस बात पे ब्लेम मत करना कि हमें तुम्हारे खिलाफ हाथ मिलाने पड़े। लेकिन हमारी क्वीन मेडुसा भी अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं आने वाली थी। वो कहती है तुम लोग चाहे हाथ मिलाओ चाहे पैर मिलाओ, ये फालतू के मेरे सामने बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? आखिर तुम एक रेपुटेबल गोल्डगी सेक्ट के सेक्ट मास्टर हो। ये सुन के येनलू और टियान हंसने लगता है, लेकिन उसकी बातों से हमें ये समझ में आता है कि उसने क्वीन मेडुसा की बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया है। वो अपने हैंड को क्लेंच करता है, जिससे उसके हाथ में एक बड़ी सी गोल्डन सोर्ड आ जाती है। वो सोर्ड काफी ज्यादा कांटेदार लग रही थी। तभी म्यूलन वैली का वो एल्डर बोलता है, जिसकी चेस्ट पे एक बियर का सिंबल था। वो कहता है कि सेक्ट लीडर यान, आपको इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वीन मेडुसा हमारे तीनों के हाथ ज्वाइन करने के बाद भी बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आने वाली। येनलू और टियान क्वीन मेडुसा की तरफ देख के एक बार फिर से कहता है कि क्वीन मेडुसा हम सिर्फ इस जामा एम्पायर के पीछे हैं। तुम अपनी स्नेक ट्राइब को लेके यहाँ से क्यों नहीं चली जाती हो? एक बार हम इस बैटल को जीत जाए तो हम तुम्हारी ट्राइब को यहाँ रहने का बिल्कुल मौका देंगे। तुम इन लोगों के डाइंग स्ट्रगल में बिल्कुल साथ क्यों खड़ी हो? लेकिन क्वीन मेडुसा को इसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कहती है कि तुमने मुझे 3 साल की बच्ची समझ के रखा है क्या? ये बात कुछ ज्यादा चाइल्डिश नहीं है? ये सुन के येनलू टियान की स्माइल थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है। वो अपनी सोर्ड को वेव करते हुए कहता है तो आज मैं तुम्हारी स्नेक ट्राइब को इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से बिल्कुल गायब कर दूंगा। क्वीन मेडुसा एक रिडिक्यूल के साथ कहती है कि तुम्हारी दम है। ये सुन के येनलू टियान कहता है कि ऑफ कोर्स ये 3 एल्डर्स भी तो है मेरे साथ। और वो उन तीनों एल्डर्स से बोलता है एल्डर्स लेट्स अटैक। ये सुन के वो तीनों के तीनों एल्डर्स साथ में नॉड करते हैं। हम उन तीनों एल्डर्स को एक स्टेप पीछे लेते हुए देखते हैं। तभी अचानक से उनके पैरों के पास से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है। ये फॉर्मेशन अटैक भी कर सकती थी और डिफेंड भी। तभी हम म्यूलन वैली के उन एल्डर्स की दुईकी को बाहर आते हुए देख सकते हैं, जो कि ग्रीन, रेड और ब्लू कलर में थी। जब उनकी दुईकी बाहर आती है तो वो फैलती नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे में इंटरट्वाइंड हो जाती है। हम उन तीनों को एक दुईकी रिंग के अंदर देख सकते हैं, और इस रिंग के फॉर्म होने के बाद ही हम उन 3 बीस्ट की दहाड़ को भी सुन सकते हैं। अब उन तीनों एल्डर्स की बॉडी से एक बहुत ही भयानक रेड कलर का ऑरा रिलीज हो रहा था, और ये ऑरा येनलू टियान से बिल्कुल भी वीक नहीं था। इस स्किल को देख के येनलू टियान कहता है कि सच में ये 3 बीस्ट सैवेज स्किल एक मिडिल क्लास की डी टेक्निक कहलाने के लायक है। तभी उन 3 एल्डर्स की आवाज आती है कि हमारी स्किल तो कुछ नहीं है, असली स्किल तो तुम्हारी स्काई वॉकिंग गूस एजिलिटी डॉ टेक्निक है। अब उन एल्डर्स का पूरा शेप चेंज हो चुका था। अब वो आधे ह्यूमन और आधे बीस्ट लग रहे थे। अभी हमने जिसकी आवाज सुनी थी वो एक टाइगर फेस्ड एल्डर था। अब हो सकता है कि वो इसकी मेथड की वजह से, लेकिन जब वो बोला था तो हम इसमें एक फेंट टाइगर रोर को भी सुन सकते हैं। अब इन 3 एल्डर्स के ऑरे को देख के क्वीन मेडुसा की आंखें बिल्कुल सोलेम हो जाती हैं, लेकिन वो अपने दिमाग को बहुत जल्दी फोकस्ड कंडीशन में लाती है, क्योंकि अब पूरी की पूरी बैटल की जिम्मेदारी उसकी थी। वो अपनी मैजेस्टिक 7 कलर्ड दुईकी को एक्टिवेट करती है। अब क्वीन मेडुसा एक रेनबो जैसी एनर्जी के बीच में खड़ी हुई थी। क्वीन मेडुसा के ऑरे को देखकर येनलू टियान भी काफी ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशन में आ जाता है। वो अपने आप को काफी ज्यादा लकी मान रहा था कि वो आज अकेला नहीं आया, और उसे यहाँ पे ये भी मालूम पड़ गया था कि वो आखिर क्वीन मेडुसा और पॉइजन सेक्ट के लीडर से कितना ज्यादा वीक है। वो चुपचाप से उन 3 एल्डर्स की तरफ देखता है। ये देख के वो तीनों एल्डर्स समझ गए थे, और नेक्स्ट ही मोमेंट वो चारों के चारों लोग क्वीन मेडुसा के ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं। इस वक्त येनलू टियान की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी। वो सिर्फ एक मोमेंट में क्वीन मेडुसा के सामने प्रकट हो जाता है। अब हम क्वीन मेडुसा और येनलू टियान की सोर्ड को कोलाइड होते हुए देखते हैं। इन दोनों की दुईकी और सोर्ड काफी ज्यादा स्पेस डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रही थी। यहाँ पे येनलू टियान की फाइटिंग स्किल्स क्लियरली क्वीन मेडुसा से काफी ज्यादा पीछे थी। इस बात को देखते हुए वो अपने गोल्डन गूस फेदर को एक्टिवेट करता है। अब वो सारे के सारे फेदर क्वीन मेडुसा की तरफ एक एरो की तरह शूट होने लगते हैं। क्वीन मेडुसा भी यहाँ पीछे कहाँ रहने वाली थी। हम क्वीन मेडुसा के एक शानदार सोर्ड डांस को देखते हैं। अब पूरे बैटल फील्ड में सिर्फ क्लैंक क्लैंक की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थी। क्वीन मेडुसा की सोर्ड कई सारी सोर्ड इमेजेस को क्रिएट करती है। जब वो 7 गूस गोल्डन विंग्स और क्वीन मेडुसा की सोर्ड टेक्निक का कोलिजन खत्म होता है, तभी तुरंत येनलू टियान एक अपनी टेक्निक को क्वीन मेडुसा की तरफ शूट करता है। अब हम एक गोल्डन बीम लाइट को क्वीन मेडुसा की तरफ आते हुए देख सकते हैं, और जब ये अटैक क्वीन मेडुसा की तरफ बढ़ रहा था तभी हम एक एनिमल रोर को सुनते हैं, और अगले ही मोमेंट में हम एक और भयानक फिस्ट को क्वीन मेडुसा की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। इसको देख के क्वीन मेडुसा का एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज होता है। वो भी अपनी फिस्ट को उस फिस्ट की तरफ भेजती है। तभी एक तेज साउंड आता है, बैंग। हम क्वीन मेडुसा को 10 स्टेप पीछे लेते हुए देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ येनलू और
टियान और 3 एल्डर्स ने बस 2 स्टेप पीछे लिए थे। क्लियरली इस एक्सचेंज में क्वीन मेडुसा थोड़ी सी डिसएडवांटेज में रही थी। ये देख के पीछे से हाइवोदोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हम पीछे से हाइवोदोंग की आवाज सुनते हैं जो कहती है, डिस्पिकेबल पीपल, तुम चारों मिलकर क्वीन मेडुसा से फाइट कर रहे हो लेकिन फिर भी स्नीक अटैक का यूज कर रहे हो। लेकिन अभी तक हमें ये तो मालूम पड़ ही गया था कि वो येल्लो टियान काफी ज्यादा शेमलेस है। वो तेजी से हंसते हुए कहता है कि क्वीन मेडुसा, मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि पिछली फाइट में तुम इंजर्ड हुई थी कि नहीं। और इस एक्सचेंज से मालूम पड़ता है कि तुम पिछली बार पॉइजन सेक्ट के लीडर से फाइट में काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी हो। अब देखते हैं कि तुम हम चारों के खिलाफ कब तक होल्ड कर पाती हो। इस वक्त क्वीन मेडुसा के फेस पे बस एक कोल्डनेस थी। वो इस बेशर्म येल्लो टियान की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। अब क्वीन मेडुसा की बॉडी में उसकी दुखी काफी ज्यादा तेजी से फ्लो करने लगी थी। चारों तरफ अब हवा में डिस्टॉर्शन सा क्रिएट होता है। इस तरीके के एनर्जी डिस्टर्बेंस को समझ के हमें ये तो आ जाता है इस बार क्वीन मेडुसा सच में ऑल आउट फाइट करने वाली है। ये देख के येल्लो टियान और 3 एल्डर्स के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज होते हैं। इस वक्त सभी लोगों की आंखें क्वीन मेडुसा के ऊपर टिकी हुई थी। उन्हें पता था कि अब एक डोजोंग लेवल की बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू होने वाली है। लेकिन वो वाली फाइट आपको देखने को मिलेगी इसके नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि अगर इसमें एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो हो जाएगा बहुत ज्यादा लंबा और थोड़ा सा आवाज ऐसी आ रही है गला खराब होने की वजह से। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इन फ्यूचर में और भी ज्यादा शानदार कंटेंट को लेकर यहाँ पे आता रहूंगा। और अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ ऐसे सजेशंस हैं जिससे मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छा कंटेंट ला सकूं, सो डू राइट देम इन द कमेंट सेक्शन। राइट साइड में देख सकते हो इससे पिछला वाला एपिसोड जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। हम मिलते हैं वीडियो के इस पार, तब तक के लिए सायोनारा।